प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोध का नियम लिखिए जल्दी सब कोई। इसके निम्नलिखित दो नियम हैं। इसके निम्नलिखित दो नियम है। देखो प्रतिरोध का नियम होता क्या एक्चुअल में है कि जैसे हम लोग जब कि चालक, जैसे कि देखो बालक, जितने बार का चालक तार होता है उसका उतने ही ज्यादा प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब एक्चुअल में होता क्या है तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित होने में जो दिक्कत उत्पन्न होता है, जो दिक्कत होता है उसी दिक्कत को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। लिखो प्रतिरोध का नियम, ध्यान देकर लिखिए। इसके निम्नलिखित दो नियम हैं। देखो प्रतिरोध के नियम एक्चुअल में होता क्या है तो जैसे मान लीजिए कि कोई चालक तार है, प्रत्येक चालक तार का यह गुण होता है कि अपने से होकर के विद्युत धारा का कुछ ना कुछ विरोध जरूर करता है। तब मान लीजिए कि तार की लंबाई छोटा होगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाह होगा तो इसका विरोध कम होगा। जैसे कहने का मतलब है कि आप किसी रास्ते में जा रहे हैं और उस रास्ते में आपको दिक्कत हो रहा है तो जितने छोटा रास्ता तय कीजिएगा उतने आपको कम दिक्कत होगा, और जितने बड़का रास्ता तय कीजिएगा उतने, क्योंकि दिक्कत तो हर एक कदम पर है, ठीक ना। तो किसी चालक तार का लंबाई जितने ज्यादा होता है उसका प्रतिरोध भी उतना ही। तो पहला नियम है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक ना। प्रतिरोध मतलब दिक्कत, किसको दिक्कत, विद्युत धारा को प्रवाहित होने में। अब विद्युत धारा की उत्पत्ति किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण, ठीक ना। अब मान लीजिए कि रास्ता चौड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को इसमें प्रवाहित होने में बड़ा सुविधा मिलेगा, और यदि रास्ता पतला रहेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने में। अच्छा कहने का मतलब है कि देखिए पतला वाला के अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल है बहुत कम है ना, और मोटा वाला के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा ना उसका प्रतिरोध उतना ही, और जितने पतला होगा उसमें प्रतिरोध उतना ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत ना होगा ना। तो दूसरा नियम है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि जब क्षेत्रफल बढ़ता है तब प्रतिरोध घटता है, ठीक ना। और जब क्षेत्रफल घटेगा तब प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये वो घटे से दूसरा बढ़ता है तो वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, और के बढ़ने से दूसरा को बढ़ता है तो समानुपाती होता है। तो लिखिए पहला नियम, नियत ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध, नियत ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, उस चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, उस चालक के लंबाई के समानुपाती होता है अर्थात R समानुपाती L। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। ठीक, अब लिखिए नियम नंबर 2, नियत ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध
नियत ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R समानुपाती 1/A, R समानुपाती 1/, इसको एक और तरीका से बोलते हैं R व्युत्क्रमानुपाती A, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं तो 1 नहीं बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं तो 1/A बोलना पड़ता है। दो मान लिए, अब लिखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से तो क्या हो जाएगा, R समानुपाती L/A, तो R बराबर, कोई नियतांक रखते हैं ना, यहाँ पर नियतांक कौन होता है? हाँ, तो लिख लीजिए, जहाँ रो एक नियतांक है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। हो गया ना। देखिए, जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता है ना, तो पहले इसको बोला जाता था केवल विशिष्ट प्रतिरोध, लेकिन अब इसको बोला जाता है प्रतिरोधकता। और यह जो है प्रत्येक पदार्थ का नेचुरल गुण होता है, या विद्युत धारा विभवांतर पर निर्भर नहीं करता है। जैसे इसमें देखिए, वो वाला जो आपका प्रतिरोध था तो उसका होता है V/I, मतलब धारा विभवांतर बढ़े घटेगा तो ये गुण क्या हो जाएगा, बढ़े घटेगा। लेकिन जो प्रतिरोधकता होता है वो ना तो विद्युत धारा पर निर्भर करता है, ना ही विभवांतर पर निर्भर करता है, अन्य चालक तार के लंबाई पर निर्भर करता है, ना अनुप्रस्थ काट के। वो पदार्थ का नेचुरल गुण होता है। कहने का मतलब है कि यदि आप किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ा दीजिए, चाहे चालक तार को बीच से मोड़ करके या दोनों के एके में आंट दीजिए, गुण बदलने वाला नहीं है। फिर कहने का मतलब कि तांबा के तार है, अगर लंबा दीजिएगा तो सोना चांदी हो जाएगा, ये तांबे का रहेगा ओकरा में गुण। अच्छा, मोड़ दीजिएगा तो ये एक बार आया था ऑब्जेक्टिव में 2014 में, 2 नंबर में आया था, ऑब्जेक्टिव में नहीं। यदि किसी चालक तार के लंबाई को दुगना कर दिया जाए, अनुप्रस्थ करके क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तो उसके प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन होगा, तो सब बना के कह दिया कि 4 गुना बना दिया सब है। क्योंकि फार्मूला यहाँ से निकाला तो सीधे से झट से, जैसे R बराबर इतना ही था, और रो बराबर फार्मूला कितना हो जाएगा, R/A बटा में L। तो कहा था कि लंबाई को आधा करना है ना, लंबाई की आधा कर दीजिए, यानी कि लंबाई की जगह क्षेत्रफल को दुगना करना है, और लंबाई के L/2। तो क्या किया था कि झट से बना दिया सब, तो 2 ऊपर चल गया। इसको मान लेते हैं कि 8 करके अब बना के कह दिया कि 2 गुना 4 है, एक मनवा 4 इंटू रो, ये पहल का होता है ये वाला, बाद में ऐसे बना के झट से क्या कर दिया सर। लेकिन उसको मालूम होगा तब ना कि ये जो रो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यह पदार्थ का गुण होता है, और नेचुरल गुण कभी लंबाई चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता है, वह इंटरनल बनावट पर डिपेंड करता है। उसके अंदर के जो एटम होते हैं ना, यानी कि परमाणु, उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। और लंबाई चेंज करने से स्ट्रक्चर में थोड़ी बदलाव आता है,
वो एक बात पर केवल निर्भर करता है, तापमान पर, क्योंकि गर्म करते हैं तो पदार्थ के कण टूट के बंधन और दूर दूर फैलना, तो विशिष्ट प्रतिरोध केवल एक पर निर्भर करता है, एगो तापमान पर और एगो पदार्थ के प्रकृति पर, जो उसको की नेचर से प्राप्त है। अलग अलग पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान, ठीक ना। तो दो गो पर निर्भर करता है खाली, टेम्परेचर पर, क्योंकि गर्म करेंगे तो उसके अंदर के बनावट में बदलाव आएगा ना, तो अंदर से बदलाव आएगा तो पदार्थ के संरचना में क्या आएगा, संरचना में चेंजिंग, मतलब कि गुण में चेंजिंग, ठीक ना। तो इसको लिखाएंगे आगे चल के, अंदर से अणु परमाणु के संरचना में, बाहर से नहीं, लंबाई चौड़ाई बढ़ाने, लंबाई चौड़ाई बढ़ाने से आंतरिक संरचना में बदलाव नहीं आता है, खास एटम अपने जगह पर ही रहते हैं। चलिए तो हो गया ना। अब टॉपिक लिखिए धारा घनत्व। धारा घनत्व करेंट डेंसिटी देखिए धारा घनत्व होता क्या है, जैसे मान लीजिए ना कि कोई चालक तार है, ठीक ना बालक है, ये कोई चालक तार है, तो इस चालक तार का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल तो होगा ही। ऐसे मान लेते हैं कि आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, मान के चलते हैं कि इसका क्षेत्रफल ये है चालक तार के, ऐसे प्रवाहित होने धारा, तो देखिए ए क्षेत्रफल में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, आई, तो एकांक क्षेत्रफल में कितना प्रवाहित हो रहा है, आई बटा ए। तेजी से परिभाषा होता है कि किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं, यानी कि आई बटा वेक्टर ए को हम लोग धारा घनत्व, इसके लिए संकेत बनाया गया जे, धारा घनत्व के लिए संकेत। आपका धारा घनत्व जो है इस सदिश राशि होता है, क्योंकि हम लोग कोई विशेष क्षेत्रफल लेते हैं, जैसे कोई अदिश राशि ही रहे लेकिन ओकरा में जब कोई विशेष ले लेते हैं तो उसमें डायरेक्शन हो जाता है, तो सदिश हो जाता है। ऐसे विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन आपका धारा घनत्व सदिश राशि होता है। तब बताइए तो फॉर्मूला हो गया जे बराबर आई बटा ए, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब बीमा क्या हो जाएगा, एल इनवर्स टू ए, या बोल सकते हैं ए एल इनवर्स टू, दोनों का मतलब सेम है। ए की जगह कभी कभी आई का भी प्रयोग किया जाता है। तो लिखिए उसका परिभाषा, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को, विद्युत धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, धारा घनत्व को वेक्टर जे से सूचित करते हैं, धारा घनत्व को वेक्टर जे से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, जिसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर तथा बीमा ए एल इनवर्स टू, बड़ा ब्रैकेट में लिखिएगा डायमेंशन को, बीमा ए एल इनवर्स टू या आई एल इनवर्स टू,
या IL इनवर्स 2 होता है। अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। धारा घनत्व बराबर होता है, फॉर्मूला धारा घनत्व वेक्टर जे बराबर आई या बटा में वेक्टर ए, ठीक ना। अब देखिए, जैसे यदि जे बराबर आई बटा ए है ना, तो मान लीजिए कि एकरा से यदि हमको आई के मान निकालना होगा, तब देखिए ये होगा जे, ठीक, आई वाला होगा ए, दोनों के बीच में डॉट होगा कि क्रॉस होगा? डॉट काहे होगा? क्योंकि विद्युत धारा अदिश है, तो एहू पार्टिकल अदिश होना चाहिए ना। तो जब दो सदिश गुना में होते हैं, तो किस प्रकार के गुना में होते हैं तो अदिश आता है? डॉट प्लस ना, यही तो लिखाएगा जे डॉट। इन्हें कि गुना क्रॉस मत दे दीजिएगा तो गलती हो जाएगी, कि क्रॉस जो होता है दो वेक्टर का वो हमेशा सदिश आता है, और डॉट में अब देख रहे हैं कि एलएचएस में अदिश है, तो राइट साइड वाला भी अदिश से आना चाहिए। वो कैसे आ सकता है? डॉट से आ सकता है। डायग्राम बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, चालक का क्षेत्रफल हो गया। चलिए अब लिखिए आप लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता वो तो बताइए कि है कि सब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। देखिए यही एक जो रेजिस्टिविटी है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है ई या बटा में जे, ई बाई जे होता है रो बराबर, नहीं गलती है इसमें, कि दो वेक्टर का कभी भाग पॉसिबल नहीं होता है। इसका फॉर्मूला होता है रो बराबर ई बटा जे। तो देखिए ई आपका होता है विद्युत क्षेत्र, आई वाला होता है धारा घनत्व। तो किसी चालक, सुनिए, किसी चालक तार में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस चालक तार के धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक तार का विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो लिखिए, तो किसी चालक तार के भीतर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी चालक तार के भीतर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी चालक तार के भीतर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को, तथा धारा घनत्व के अनुपात को, धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, अर्थात प्रतिरोधकता बराबर, अर्थात प्रतिरोधकता रो बराबर ई बटा जे, रो बराबर ई बटा जे। हो गया ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक, जिसका एसआई मात्रक
ओम मीटर, जिसका SI मात्रक ओम मीटर तथा बीमा MLQ/T इनवर्स 3 A इनवर्स 2 होता है, तथा बीमा MLQ/T इनवर्स 3 A इनवर्स 2 होता है। हो गया ना? चलिए इसके बाद देखो, इसका दूसरा परिभाषा लिखिएगा। दूसरा परिभाषा इसका देखिए क्या होता है। जैसे ये वो तो परिभाषा हुआ ई वाला जो ओरिजिनल परिभाषा है इसका, लेकिन वो फार्मूला से परिभाषा निकालते हैं। जिसे फार्मूला है ना कि R बराबर रो इंटू L बाई ए, तो एक से रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल होगा ना। तो एक दूसरा परिभाषा होता है कि जब किसी चालक तार का लंबाई 1 मीटर हो, जब किसी चालक तार का लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो देखिए रखिए यहाँ पर वैल्यू, तो यार 1/1 तो क्या आएगा, रो इज इक्वल टू। लेकिन विशेष कंडीशन में होता है, लेकिन ई जो है सब समय हो सकता है। ई जो फार्मूला है रो बराबर E बाई जे, ये हर समय लागू हो सकता है। लेकिन ई जो है रो इज इक्वल टू R, यह विशेष परिस्थिति में है कि जब चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। अब मान लीजिए कि जो अनुप्रस्थ काट है एक और 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो इतने मोटा तार होगा, ये बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा। तो ये विशेष कंडीशन है परिभाषित करने का कि जब चालक तार का लंबाई 1 मीटर हो और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तब जाके। तो एक दूसरे शब्द में लिखिए, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 मीटर हो, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार का जितना प्रतिरोध होता है, तो उस चालक तार का जितना प्रतिरोध होता है, उस चालक तार का जितना प्रतिरोध होता है उसे ही प्रतिरोधकता कहते हैं, उसे ही प्रतिरोधकता कहते हैं। देखिए यहाँ से, चूंकि रो इज इक्वल टू R इंटू ए बटा में L, तो हमको क्या करना है कि क्षेत्रफल का मान रखना ए का, लंबाई का भी। हाँ बोलिए, कौन मीटर वैल्यू लेना है, मात्रक नहीं। 1 मीटर स्क्वायर मत रखिएगा, एक रखिए खाली, उसका वैल्यू एरिया का, मात्रक का यहाँ प्रयोग नहीं करना है। तो हो गया ना इतना, यानी कि जितना प्रतिरोधकता है उतना ही प्रतिरोध है, तो इसको लिख सकते हैं आपकी प्रतिरोधकता बराबर। लेकिन कंडीशन है ना, ऐसी थोड़ी है। हो गया। चलिए अब लिखिए, प्रतिरोधकता का SI मात्रक लिख के दे दीजिए। फार्मूला से निकाल देते हैं SI मात्रक, ऐसे तो याद कर ही लीजिएगा आप लोग, लेकिन निकाल जरूरी नहीं होता है।
प्रतिरोधकता का SI मात्रक। तो देखिए किसी भी भौतिक राशि का SI मात्रक निकालने के लिए उसका फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अगर फार्मूला क्या है, फार्मूला है रो इज इक्वल टू R इंटू ए बटन है, तो सब के SI मात्रक पुट कर दीजिए। तो देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक, आज क्षेत्रफल का, लंबाई के मीटर, काटिएगा मत, ठीक ना, क्योंकि हमरा नहीं मालूम है कि कितना बड़का लंबाई है, ये कितना बड़का, इसलिए पावर को घटाया जाता है। तो 2 माइनस 1, क्योंकि ऊपर जाके घटेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर खाली होगा। देखिए इसका बीमा भी निकाल लेते हैं, बीमा भी फार्मूले से निकालते हैं। हालांकि दोनों फार्मूला से निकल जाता है एक SI मात्रा का बीमा, जो E/J से भी निकल जाएगा, एक मात्रक ऐसे भी निकल जाएगा, इससे ज्यादा आसान पड़ता है। चलिए अभी इसका बीमा निकालते हैं, रो का बीमा। देखिए चूंकि फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। चलिए देखिए पर इसका बीमा निकालना है ना, तो बीमा एक निकालते हैं। देखिए बालक प्रतिरोध की बीमा याद है आपको, क्या होता है, M L², A इनवर्स तो खाली प्रतिरोध के हुआ, क्षेत्रफल के, लंबाई के L। तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए घटा लीजिए, जैसे L² है, L है ना, तो खाली L बचेगा, L से ग्राम गुना होगा, तो 3/3 या N/2 निकल गया बीमा। अब मान लीजिए कोई के मन होगा कि सर होकरो से निकल जाएगा का, जो रो बराबर था E/J, एकदम निकल जाएगा। देखिए होकरो से निकाल दिखा देते हैं, जैसे रो बराबर कौन सी है, E/J है ना, तो विद्युत क्षेत्र के बताइए, याद है, ML 3/3 A इनवर्स, और धारा घनत्व के AL इनवर्स 2, ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ML 3/3 A इनवर्स, तो ऊपर जाएगा तो L² और फिर A इनवर्स हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव ना हो जाएगा, IL नेगेटिव हो जाएगा, पावर नेगेटिव होगा, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा ML3 आया नौकरों से। क्या है कि कोई भी भौतिक राशि होता है ना, और उसका फार्मूला किसी भी टर्म में हो, यही तो खासियत है में फिजिक्स में, कि किसी भी भौतिक राशि का फार्मूला किसी रूप में हो और उसका सब जगह डायमेंशन मात्रक एक समान होता है, चाहे किसी टर्म में रहे। जैसे आप लोग बल, जिसे आपको दिखा रहे थे कि दोनों से निकाला जा सकता है, उतारना है तो उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है आपका कि इसका मात्रक क्या होता है, चाहे बीमा क्या होता है, सब सब्जेक्टिव में थोड़ी कहीं पूछेगा। अब लिखिए विशिष्ट, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट, प्रतिरोधकता केवल चालक पदार्थ के प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता केवल चालक पदार्थ के प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, यही दो पर डिपेंड करता है प्रतिरोधकता। नोट करके लिख लीजिए, वाओ, लिखिए, चालक तार की लंबाई बढ़ाने या कम करने पर, चालक तार की लंबाई बढ़ाने या कम करने पर, चालक तार की लंबाई बढ़ाने या कम करने पर या
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने या कम करने पर, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने या कम करने पर, प्रतिरोधकता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रतिरोधकता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रतिरोधकता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यह पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है। क्योंकि यह पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है। विशिष्ट गुण होता है। हो गया ना। तो कभी भी लंबाई बढ़ाने पर, क्षेत्रफल बढ़ाने पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब लिखिए विशिष्ट चालकता। हाँ, विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, देखिए याद कीजिए, जैसे हम आपको पहले प्रतिरोध पढ़ाए कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का गुण होता है जो अपने से होकर के विरोध करता है। और फिर चालकता पढ़ाए कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, फिर उसके बाद विशेष प्रतिरोध पढ़ाए। और विशेष प्रतिरोध के उल्टा कौन हो जाएगा? तो एक परिभाषा जानिएगा क्या होगा। बिल्कुल सही, विशेष प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशेष लिखिए। हाँ, विशेष प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशेष चालकता कहते हैं। विशेष प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशेष चालकता कहते हैं। पैराग्राफ चेंज, इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या महो मीटर, क्योंकि ओम इनवर्स को हम महो भी बोलते हैं ना, ऐसे हो जाएगा महो मीटर। अच्छा, मीटर इनवर्स में होगा, मिस्टेक होगी, महो मीटर इनवर्स होगा। हाँ सही बोल, होता है। इसमें ओम के महो में इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि ओम इनवर्स में क्या बोले? अच्छा, एक में तो होगा करेगा। हाँ एकदम होगा, मिस्टेक से छोटी। ओम इनवर्स को ही महो बोला जाता है बालक, होता है। तथा इसकी बीमा हाइयर लिख दीजिए, लेकिन खाली उल्टा हो जाएगा ना। एम इनवर्स एल इनवर्स टेक क्यू ए स्क्वायर होता है। अब इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए। विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि सिग्मा बराबर
1/रो नहीं जी, एक से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, सिग्मा इंटू रो बराबर 1, यानी किसी भी चालक तार के विशेष चालकता और विशेष प्रतिरोध के गुणनफल का मान 1 होता है। इसके बाद और भी इसका फॉर्मूला लिखना है, लेकिन दूसरे पदों में लिखना है। हाँ, क्योंकि रो के मान हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं R/A बट्टा मेल। तो लिखिएगा थोड़ा टॉपिक कि विशिष्ट चालकता के अन्य सूत्र, विशिष्ट चालकता के अन्य सूत्र विशिष्ट चालकता के अन्य सूत्र। देखिए सिग्मा बराबर हम लोग का निकाले अभी 1/रो, और रो का वैल्यू होता है आपका R/A बटन में, तो आप कौन ऊपर जाएगा L, तो R/A हुए को फॉर्मूला हो गया इसका। एक और इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर 1 हो गया, ठीक ना। नंबर 2 एक और निकाल देते हैं उससे, जैसे रो बराबर है वो E/J होता है ना, सॉरी इससे नहीं, सिग्मा बराबर होता है 1/रो, और रो बराबर आपका क्या होता है E/J होता है। तो J कहाँ चल जाएगा, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा J/E हो गया। तो ये को फॉर्मूला हो गया, 3 को फॉर्मूला हो गया उसका, किसका अब लिखिए, देखिए उतार लिए ना, प्रतिरोधकता ताप गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ, ऐसे होता है कोएफिशिएंट, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। देखिए जिसे प्रतिरोधकता जो होता है वो तापमान पर निर्भर करता है ना, एगो तो पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है जो कि उसको नेचर से गुण प्राप्त है, और दूसरा तापमान में। तो कैसे परिवर्तित होता है, तो जब किसी चालक तार को गर्म किया जाता है ना तो उसका प्रतिरोधकता बढ़ता है। चालक तार को गर्म करने पर प्रतिरोधकता, तब प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होता है, बात लिखो उसके बाद बताएंगे, तो जब हल्ला पीछे बतिया रहा है। प्रति एकांक ताप वृद्धि के कारण, ये विशाल लिखो ना, विशाल होकर एकदम छोटे छोटे काम करते रहता है। प्रति एकांक ताप वृद्धि के कारण, प्रति एकांक ताप वृद्धि के कारण, प्रति एकांक ताप वृद्धि के कारण प्रतिरोधकता में हुए आंशिक वृद्धि को, प्रतिरोधकता में हुए आंशिक वृद्धि को आंशिक वृद्धि को
प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। अरे आंशिक वृद्धि नहीं, आंशिक वृद्धि अप बिंदु होगा। नहीं लिख ले, देखो अप बिंदु नहीं दिले है। आंशिक वृद्धि को प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। देखो कहने का मतलब है कि प्रति थोड़ा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि करते हैं ना, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि करते हैं, तो तापमान में वृद्धि करने का प्रतिरोधकता में कुछ तो वृद्धि होगा ना पहले से। तब प्रति एकांक तापमान में वृद्धि करने से प्रतिरोधकता में जितना वृद्धि होता है ना, तो वही वृद्धि कहलाता है प्रतिरोधकता ताप है। अब प्रतिरोधकता ताप गुणांक को अल्फा से सूचित करते हैं, उसका फॉर्मूला लिखा रहे हैं, लिखिएगा। प्रतिरोधकता ताप गुणांक को अल्फा से सूचित किया जाता है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक को अल्फा से सूचित किया जाता है, जिसका एसआई मात्रा के केल्विन इनवर्स होता है। केल्विन इनवर्स होता है। इसका फार्मूला लिख लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है अल्फा बराबर रो माइनस रो नोट अब बटा में T इंटू रो नोट। केल्विन इनवर्स पढ़ते हैं उसको, केस इनवर्स माइनस को ही बोला जाता है। चलिए इसमें लिखिए। इसके बाद जहाँ अल्फा बराबर प्रतिरोधकता ताप गुणांक, जहाँ अल्फा बराबर प्रतिरोधकता ताप गुणांक और रो बराबर लिखिएगा प्रारंभिक प्रतिरोधकता, सॉरी प्रारंभिक नहीं अंतिम लिखिएगा। रो बराबर अंतिम प्रतिरोधकता, अंतिम प्रतिरोधकता रो बराबर कर लिखिएगा। रो बराबर अंतिम प्रतिरोधकता या ताप वृद्धि के कारण प्रतिरोधकता, या ताप वृद्धि के कारण प्रतिरोधकता। क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोधकता कुछ ना कुछ बढ़ेगा ना। रो नोट बराबर लिखिएगा प्रारंभिक प्रतिरोधकता, प्रारंभिक प्रतिरोधकता और T बराबर लिखिएगा तापमान। नहीं खाली तो केल्विन में होता मात्रक होता है, लिख सकते हैं ब्रैकेट में। हो गया। अब चलिए नोट लिखिए। लिखिए नोट है कि ताप बढ़ने पर किसी धातु या मिश्र धातु का, ताप बढ़ने पर किसी धातु या मिश्र धातु का, ताप बढ़ने पर किसी धातु या मिश्र धातु का प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता बढ़ता है। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता बढ़ता है। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता बढ़ता है कहने का मतलब है ना कि किसी चालक तार को गर्म किया जाए ना,
यानी कि तापमान को बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोधकता भी। तो इसीलिए देखिए गर्मी के दिन में ज़्यादा लाइन कटता है, क्योंकि तापमान बढ़ता है तो सब तार का प्रतिरोध है बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ने के कारण बिजली का खपत ज़्यादा होता है। और ठंडा के दिन में देखिएगा उसके मुकाबले में कम लाइन कटता है, क्योंकि ठंडा के दिन में तो एगो तो पहला बात कि सारा पंखा फ्रिज सब बंद होता है, और दूसरा बात कि तार जो है ठंडा होने से प्रतिरोध घट जाता है। चालक तार को ठंडा करने प्रतिरोध घट जाता है। प्रतिरोध घट जाएगा तो विद्युत धारा का विरोध कम होगा तो ऊर्जा की खपत। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको हर बार कोई ना कोई रोक ही ले रहा है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा कि ज़्यादा कम। आप जा रहे हैं राह में, आपको कोई नहीं रोक रहा है तो कम एनर्जी खर्च करना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रतिरोध मतलब क्या, विरोध, ठीक ना। हाँ रुकाव। चलिए अब लिखिए दूसरा नोट कि ताप घटने पर किसी धातु या मिश्र धातु, ताप घटने पर किसी धातु या मिश्र धातु का प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता घटता है। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता घटता है। घटता है, हो गया ना। जैसे चालक पदार्थ को ठंडा कीजिएगा ना तो उसका प्रतिरोध है, लेकिन गर्म कीजिएगा तो ये बताइए अर्धचालक को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है। अर्धचालक पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है प्रतिरोध में, सोच के बताइएगा। कैसे ये बात पढ़ाए थे आपको केमिस्ट्री में लेसन 1 में। कोई अर्धचालक पदार्थ है जैसे सिलिकॉन होके चाहे जर्मेनियम होके, उसको हम लोग गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा। प्रतिरोध घटता है अर्धचालक को, क्योंकि अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले ही से कम होता है तो विद्युत धारा का कम प्रवाह होता है, और उसको गर्म करेंगे तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से बढ़ेगा। और चालक को गर्म करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतनी अधिक विद्युत धारा की उत्पत्ति। और जबकि चालक में क्या होता है कि चालक पदार्थ में तो ऐसी पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, आप गर्म कीजिएगा तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो आपस में टकराएगा कि नहीं, तो आवश्यकता से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये प्रतिरोध बढ़ जाएगा, आवश्यकता से कम हो जाएगा तो प्रतिरोध तो बढ़ जाएगा, ठीक ना। क्योंकि जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो आखिर किसका विरोध हम लोग दर्शाएंगे, क्योंकि प्रतिरोध का मतलब होता है कि जो विद्युत धारा का विरोध करे। जैसे कुचालक पदार्थ होता है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होबे नहीं करता है तो उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो विद्युत धारा का प्रवाह होबे नहीं करेगा। अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से कम होता है, उसको गर्म करते हैं तो पहला के तुलना में उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह ज़्यादा होगा ना। तो विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब कि उसका विरोध हो रहा है कि सपोर्ट हो रहा है, ज़्यादा प्रवाहित हो रहा है ना। कम प्रवाहित होगा तब ना विरोध समझा जाएगा। तो अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है, और अर्धचालक को ठंडा करने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, उल्टा हो जाता है चालक वाला। यानी कि ये वो याद है चालक वाला, तो समझ लीजिए अर्धचालक वाला ठीक है। आई ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कई साल, इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए। एक बार केमिस्ट्री में भी लिखा चुके हैं। देखिए ताप बढ़ने पर, ताप टेम्परेचर, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है तथा चालकता बढ़ता है, तथा चालकता बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर, क्योंकि ताप बढ़ने
पर अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से बढ़ जाती है, जिससे अर्धचालकों की चालकता भी बढ़ जाती है, जिससे अर्धचालकों की चालकता भी बढ़ जाती है। जिससे अर्धचालकों की चालकता भी बढ़ जाती है। इसी कारण से सिलिकॉन इस सब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो सब हीट करता है तो उसका चालकता वो बढ़ता है। और जबकि आओ दूसरा धातु के प्रयोग किया जाता है, सब मेमोरी सब ना, तो हीट करता तो पर चालकता घट जाता है। और वो देखिएगा आपका मोबाइल चाहती है बहुत ज़्यादा हीट करता है तो स्लो काम करता है कि फास्ट काम करता है? कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो उसका भी प्रतिरोध बढ़ जाता है और चालकता तो स्लो काम करता है। स्लो काम करता है मतलब जो भी अब सिग्नल ओकरा में आ जा रहा है उसमें रुकावट उत्पन्न होगा ना। तो देखते हैं सिस्टम या चाहे मोबाइल का होता है तो उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हीट होने पर उसका भी प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा एक मतलब ओकरा में जो सिग्नल का प्रवाह हो रहा था अब सिग्नल में क्या आएगा तो इतना स्लो हो जाता है कि हम लोग बोर हो जाते हैं कि घूम रहा है। अगला नोट लिखिए एकरा में, एक और नोट है अभी। अर्धचालक पदार्थ को ठंडा करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। अर्धचालक पदार्थ को ठंडा करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, उसका प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटता है। और चालक पदार्थ को ठंडा करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटता है। ये ना देखिए जैसे आवश्यकता से कम इलेक्ट्रॉन है तैयो दिक्कत है, आवश्यकता ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तैयो दिक्कत है। जैसे चालक तार को हम लोग गर्म करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन के टुकड़ों की संख्या तब रुक रुक के प्रवाहित होगा। विद्युत यदि थे इलेक्ट्रॉन रुक रुक के प्रवाहित होगा तो धारा भी क्या हो जाएगा, स्लो न हो जाएगा। और धारा में प्रवाहित होने में दिक्कत मतलब कौन चीज प्रतिरोध है, ठीक ना। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, एक तांबे के तार को और एक सिलिकॉन को, एक तांबे के तार को और एक सिलिकॉन को 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो बताएं कि किसका प्रतिरोध बढ़ेगा। बताएं कि किसका प्रतिरोध बढ़ेगा और किसका चालकता घटेगा, और किसका चालकता घटेगा। किसका प्रतिरोध बढ़ेगा और किसका चालकता घटेगा। एगो तांबा के तार है, एगो सिलिकॉन ना है, तो सिलिकॉन अर्धचालक है तो केकर प्रतिरोध बढ़ेगा ठंडा करने पर, सिलिकॉन का प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता केकर घटेगा, तांबा की चालकता घटेगा। दोनों ओकरे होगा सिलिकॉन के, यदि ठंडा करेंगे तो ओकर प्रतिरोध बढ़ेगा तो घटेगा कुछ, जेकर प्रतिरोध बढ़ेगा ओकरे चालकता घटेगा। तो आंसर कौन होगा, सिलिकॉन का होगा कि सिलिकॉन का प्रतिरोध बढ़ेगा और सिलिकॉन का ही चालकता घटेगा। आंसर लिख लिए सब कोई।
सिलिकॉन का ही प्रतिरोध बढ़ेगा, सिलिकॉन का चालकता। अब देखिए जैसे कि तनी सुनिए, हम क्या बताए हैं कि चालक पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो उसका चालकता बढ़ता है और प्रतिरोध घटता है। ठीक, अब देखिए G बराबर फॉर्मूला होता है 1/R और चालक पदार्थ को ठंडा करने पर प्रतिरोध क्या होता है, घट है ना। तो मान लीजिए कि एक ऐसा भी समय आता होगा कि उसका प्रतिरोध घट के क्या हो जाए, आएगा ना, क्योंकि मान लीजिए कि चालक पदार्थ को हम लोग ठंडा कर रहे हैं और प्रतिरोध धीरे धीरे घट रहा है, तो घट रहा है तो आखिर कितना डिग्री तक ले ठंडा करेंगे कि उसका प्रतिरोध तफा घट के क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो कोई ऐसा सिचुएशन होगा ना जिस तापमान पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता होगा, तो 1/0, तो इसका मान कितना हो जाएगा, अनंत ना। तो उस स्थिति में उसका चालकता कितना हो जाएगा, प्रतिरोध 0 का मतलब कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा ना, तब उसका कोई विरोध है। तो ये घटना जिस तापमान पर होता है ना, उस तापमान को कहा जाता है क्रांतिक ताप। काफी क्रांति आ गया अब कि अब ओकरा कोई विरोध करे नहीं है भाई, वो एक बार प्रवाहित होना शुरू हो गया तो दम प्रवाहित होते, कैसे क्रांति में ऐसे कोई विरोध नहीं करता है। तो क्रांतिक ताप के मान क्या होता है कि जब किसी चालक तार को ठंडा किया जाता है और तो एक ऐसा तापमान जिस पर उसका प्रतिरोध 0 हो जाता है और चालकता, तो उसी तापमान को उस पदार्थ का क्रांतिक ताप, और ये केवल प्रयोगशाला में ही संभव है, क्योंकि यदि कोई ऐसा हम लोग चालक बना लेना जिसका प्रतिरोध 0 हो जाए तो उसमें एक बार आप विद्युत धारा प्रवाहित करके छोड़ दीजिएगा ना, तो विद्युत धारा के प्रवाह वर्षों तक होता रहेगा। स्रोत से हटा लेने के बाद भी सप्लाई उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होते ही रहेगा, क्योंकि उसको विरोध करेला कोई नहीं तो रुकेगा कहाँ से। जैसे स्पेस में कोई ढीला एक बार आप फेंक देते हैं तो कोई रुकता है, क्योंकि वहाँ पर उसको कोई बल काम नहीं करता है। अहिजा पर ही कुछ फेंकिएगा रुक जाएगा। तो जब विद्युत धारा का विरोध नहीं तो रुकेगा वो अब। तो लेकिन ऐसा कब संभव होता है, तो जब तापमान का मान बहुत कम होता है और वातावरण में तापमान का मान हर समय स्थिर होता है, सुबह में कुछ और, शाम में कुछ और, दोपहर में, इसलिए लैब में ही बनाना संभव है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग करना बहुत मुश्किल है। और यदि ऐसा कोई चालक बन जाए जिसका प्रतिरोध 0 हो जाए तो बिजली की खपत होगा, तो बिजली बिल का आएगा। और सरकार बुर्बक है कि इसमें देगा हम सबके बनाऊ लेगा तो कहेगा कि रख ले रहो। कोई जो बड़का डिवाइस है जो हैवी पावर ला या बहुत महंगा वो में उपयोग करेंगे, खाली हम ही रखेंगे अपन ऑफिस में, जनता को नहीं देना है, तो उसे बिजली बिल नहीं भरेगा सर, क्योंकि बिजली उठबे नहीं करेगा तो भरेगा कहाँ से। तो वैसे चालक को हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर लैब में बनाया जा सकता है, कम तापमान पर बनाया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ तापमान बढ़ते घटते है तो वहाँ पर काम नहीं करता है। तो बन भी गया होगा तो सरकार काहे इनसे देगा, ओकरा बिजली बिल नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग मीटर में देखेंगे कि बिजली बिल उठ लेना है तो भरे कहाँ से। तो ओकरे बारे में लिखना है, लिखिए तनी क्रांतिक ताप, नहीं टॉपिक है क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप है तापमान ही, खाली एक नाम रख दिया गया, विशेष तापमान है, क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा एक बात बताइए था, धरती अभी तक ले पूरा अथी में न्यूनतम तापमान कितना ज्ञात किया गया है, चलिए सोच के बताइएगा। जैसे अभी तक ले कितना नोट किया गया था धरती पर, नहीं मतलब कि प्रयोगशाला में भी तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस अभी तक ले नोट किया गया है, और उससे अभी तक कम तापमान नोट नहीं किया गया है। नोट किया गया लैब में घटा के, लिखिए अधिकतम ला तो बहुत ज्यादा तापमान है ब्रह्मांड में।
लेकिन वह न्यूनतम ताप है जिस पर किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध है, वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध है, वह न्यूनतम ताप है जिस पर किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध है अचानक घटकर शून्य हो जाता है। अचानक घटकर शून्य हो जाता है तो उसी ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। तो उसी ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। लिख लीजिएगा यहाँ पर कि अर्थात जब r बराबर 0 हो तो r का मान 0 हो गया तो 1/r तो रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो अनंत आ गया। तो क्या बोले कि वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध अचानक घटकर 0 हो जाता है तो उसी तापमान को क्रांतिक ताप कहते हैं। हाँ सर जी है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह न्यूनतम ताप है जिस पर किसी चालक पदार्थ का चालकता बढ़कर अनंत हो जाता है ना, क्योंकि जब प्रतिरोध 0 होगा तो चालकता अनंत हो ही जाएगा। तो दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं। तो दूसरे का तरह से भी लिखा दें, दूसरे का तरह से नहीं लिखा है, लिख लो दूसरे शब्दों में भी। वह न्यूनतम ताप है जिस पर किसी चालक पदार्थ की चालकता, वह न्यूनतम ताप है जिस पर किसी चालक पदार्थ की चालकता, जिस पर किसी चालक पदार्थ की चालकता बढ़कर अनंत हो जाती है। बढ़कर अनंत हो जाती है तो उसी ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। तो उसी ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप कहते हैं। हो गया ना। देखो एगो बात बताते हैं आप लोग को, जैसे मुसीबत जो आता है ना तो मौका लेके आता है आपके लिए। देखो मुसीबत ही है कि लाइन कटल है, इन्वर्टर डिस्चार्ज है, गर्मी लग रहा है। अब मौका ही है कि राजकुमार सर नहीं आए तो पढ़े लगी। इसका मतलब है कि जब भी मुसीबत आए तो समझिए कि आपके लिए मौका है। अब मुसीबत देख के हट जाइए या मौका देख के आगे बढ़िए। तो इसलिए थोड़ा सा आगे पढ़िए, लिखिए तो अति चालक, ए बालक लिखो अति चालक। हाँ बोलो, सुन रहे हैं। स्रोत से हटा लेंगे, मतलब जिसे उसमें धारा दी है उसको हटा लेंगे। बतला तो नहीं था, रुका समझाते हैं, लिख लो। ए बालक लिखो सुपर खलासी। हाँ लिखिए, अति चालक का मतलब होता है कि जिसका प्रतिरोध 0 हो गया है अचालकता। लिखिए, कम ताप पर किसी पदार्थ की, कम ताप पर किसी पदार्थ की, कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोध के शून्य हो जाने की घटना को, प्रतिरोध की शून्य हो जाने की घटना को
प्रतिरोध के शून्य हो जाने की घटना को अति चालकता कहते हैं। नहीं, अति चालकता कहते हैं, लिख लीजिए, उसके बाद लिखाते हैं, लिखिए ना। अति चालकता कहते हैं तथा यह घटना जिन पदार्थों में होता है उसे अति चालक कहते हैं। जैसे में लिखिएगा 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन ब्लैक बोर्ड है कि व्हाइट बोर्ड है? 4.2 केल्विन ताप पर 4.2 केल्विन ताप पर पारे का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। पारे का प्रतिरोध है मरकरी का, पारे का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यानी कि लैब में इसको ठंडा करके देखा गया -4.2 केल्विन तक। दूसरा एग्जांपल लिखिए 2.19 केल्विन पर 2. हाँ, दूसरा एग्जांपल है, लिखिए ना 2.19 केल्विन पर द्रव हीलियम का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। द्रव हीलियम, लिक्विड हीलियम का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तीसरा एग्जांपल 327 केल्विन, 327 केल्विन ताप पर 327 केल्विन ताप पर 3 का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। 3 नहीं, 3 3 का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। एग्जाम्पल 4 नियोबियम और टीन, नियोबियम और टीन तथा नियोबियम और जिरकोनियम, नियोबियम और टीन तथा नियोबियम और जिरकोनियम से मिलकर बनी मिश्र धातु 18 केल्विन पर 18 केल्विन पर अति चालकता प्रदर्शित करती है। अति चालकता प्रदर्शित करती है। हाँ, नोट लिखिए 2 गो, जिसको जाना है उठ के जाइए, हमरा पढ़ाना है हम पढ़ाएंगे। कैसे कि सब आदमी को अपने पर कंट्रोल है, हम दूसरा से उम्मीद नहीं रखते। हमरा अपना पर कंट्रोल है, हम पढ़ा रहे हैं। हम आपका आप पर कंट्रोल नहीं है, जा सकते हैं। लिखो नोट, एक आदर्श चालक की चालकता अनंत होती है। एक नोट है, एक आदर्श चालक की चालकता अनंत होती है। एक आदर्श चालक की चालकता अनंत होती है जबकि उसका प्रतिरोध शून्य होता है। जबकि उसका प्रतिरोध शून्य होता है। प्रतिरोध शून्य होता है अर्थात जब जी बराबर अनंत हो तो, जब सब्जी बराबर अनंत हो
तो यहाँ से रख देंगे R बराबर क्या होता है 1 बटा जी, R बराबर 1 बाई अनफिनिटी, तो कितना हो जाएगा 0। हमारा मौका दिखाई दे रहा है, ये सब की गर्मी दिखाई दे रहा है, तो जिसका जो दिखाई दे रहा है अपन देखिए, हम तो भाई पढ़ाई में करेंगे। R बराबर 0 हो गया। चलिए नोट 2 लिखिए, ये आदर्श चालक था ना, आदर्श चालक मतलब कि तनिको विरोध नहीं करेगा। हाँ, जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, आज जो तनिको विरोध हम नहीं कर रहा है, समझो कि आदर्श स्टूडेंट है। या तो अगर तनिको नहीं बुझा रहा है या तो ओकरा बहुत बुझा रहा है जो विरोध नहीं कर रहा है। हाँ, नहीं विरोध करने का मतलब ये तो अगर सफा नहीं बुझा रहा है तो अगला नोट लिखिए, एक आदर्श कुचालक की चालकता शून्य होती है। एक आदर्श कुचालक की चालकता शून्य होती है। एक आदर्श कुचालक की चालकता शून्य होती है जबकि उसका प्रतिरोध अनंत होता है। जबकि उसका प्रतिरोध अनंत होता है। अर्थात कल के लिखिए, अर्थात जब R बराबर 0 हो तो, अर्थात जब R बराबर 0 नहीं, सॉरी, जब R बराबर इनफिनिटी हो तो G बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई R, इसके जब क्या रख देंगे 1 बाई इन्फिनिटी का मान कितना आएगा 0। जैसे कि जानते हैं आप लोग कि अति चालक नहीं, सबसे अच्छा चालक कौन है चांदी, और सबसे अच्छा कुचालक कौन है सिरामिक। सिलिकॉन कहाँ से? सबसे अच्छा कुचालक है आपका सिरामिक, जो पोलवा पर लाल लाल नहीं छिटी मिटी करता है, भींग हो जाता है तो उसे करंट पास नहीं करता है। और साइंस वैसे ही पदार्थों का उपयोग करता है जो परफेक्ट उसको लगे। चलिए लास्ट टॉपिक है आज के, लिखिए 5 लाइन के है, अति चालकता के कारण। अति चालकता के कारण, इट इज लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। नहीं, दूसरा कॉपी में लिखो, गधा कहिए कौन है कि अति चालकता के कारण। देखो, जैसे आखिर मान लीजिए कि जैसे अति चालक, कोई भी चालक पदार्थ अति चालकता प्रदर्शित करता तो उसका कारण होगा ना, क्योंकि चालक पदार्थ में देखो ऐसा माना जाता है ना, सुनो ना गधा, ऐसा माना जाता है कि कम तापमान पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना चालक तार के, वो बिना टक्कर के गति करता है, क्योंकि टक्कर करेगा तो विरोध नहीं होगा उसका विद्युत क्रम में। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत कम तापमान पर जो चालक तार के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिना एक दूसरे में टक्कर किए हुए गति, हमें लगता है ना कि कैसे हम लोग ठंडा के दिन में कोई से टकरा के नहीं चलते हैं कि चोट लग जाएगा, लगता है कि वो सब वही समझ जाता है का तक ढेर ठंडा कर दिया है, टकराना कुछ नहीं है, बड़ा चोट लगेगा, कभी ये तो ठंडा हो गया है और ऊपर से टकराएंगे तो चोट लगेगा, हमको ऐसा लगता है, ठीक ना। अब चाहे सोच बात, कोई विज्ञान में जीव थोड़ी है कि वह चोट लगेगा, लेकिन सोच बात तो हमें यही लगता है। लेकिन इसका व्याख्या ऐसे नहीं किया जाता, इसका किया जाता है क्वांटम फिजिक्स के आधार पर किया जाता है। क्वांटम के बारे में अभी आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन इतना जान लीजिए कि ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिक मानते हैं लोग कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है तो बहुत कम तापमान पर बिना टक्कर की गति करते हैं, इसी कारण से उसका चालकता बहुत अधिक हो जाता है। तो लिखिए यही कारण है, अति चालकता की स्थिति में डैश देकर नंबर कैसे देगी 295 से है। अति चालकता की स्थिति में अति चालकता की स्थिति में इलेक्ट्रॉन पर बहुत ही
एक कमजोर आकर्षण बल कार्य करता है। बहुत ही एक कमजोर आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन युग्मों का निर्माण होता है। जिसके कारण इलेक्ट्रॉन युग्मों का निर्माण करता है, लिखिएगा। जिसके कारण इलेक्ट्रॉन युग्मों का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मों का निर्माण करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में होता है, निर्माण करते हैं, तथा यह बहुत कम ताप पर तथा के बाद लिखिएगा, यह काट दीजिएगा, ठीक ना। तथा बहुत कम ताप पर युग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब कि जोड़ा में इलेक्ट्रॉन, तथा बहुत कम ताप पर युग्मित इलेक्ट्रॉन बिना टक्कर के गति कर सकते हैं। बिना टक्कर के गति कर सकते हैं, बिना टक्कर के गति कर सकते हैं, जिसके कारण चालकता बढ़ जाता है। जिसके कारण चालकता बढ़ जाता है, जिसके कारण चालकता बढ़ जाता है। हो गया ना। देखो यही कारण है, जितना भी कंप्यूटर रूम होता है ना, चाहे हाई मशीन वाला, ये सब नाजुक चीज वाला जो कंप्यूटर चालक वाला, उस सब में देखिए कि एसी लगा हुआ रहता है, क्योंकि कम तापमान पर उसका चालकता बढ़ता ना है। तो यही कारण देखिएगा, जितना भी जो मान लीजिए कि कंप्यूटर वाला पूरा रूम है, जहाँ वैसा मशीन रखल है, तो सबको ठंडा रखा जाता है ताकि वो फास्ट ज्यादा करे ना। यही कारण समुद्र के नीचे सब पाइप बिछेले से इंटरनेट वाला, इतना यूज करता है, ठंडा नहीं रखेंगे तो सब क्या करेगा, सर खराबे कर देगा सर। इसी कारण जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको अच्छा से काम करने के लिए अधिकांश में एसी लगा दिया जाता है, ताकि अच्छा से लगातार काम, ठीक ना, सिग्नल को ट्रांसफर होने में बाधा ना हो। तो आज के लिए इतना ही।